बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और क्योंकि रोज़ाना हम महंगाई की बात करते हैं, महंगाई का रोना रोते हैं, अब तो यही कहना पड़ेगा मैं और आप हम सब मिल के, तो हमने सोचा कि आज एक इकोनॉमिस्ट को अपने शो में इनवाइट करते हैं और ऐसे गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो हमें इकोनॉमी पे बेस्ड सॉल्यूशंस बता सके, या हमें ये बता सके कि मौजूदा हुकूमत जो दावे और वादे कर रही है वो आया सही है या नहीं, वो वादे वफा हो पाएंगे या नहीं। स्टेट बैंक की जो सूरत हाल है, मिनी बजट जिस तरह से आया, इसहाक डार साहब की अपनी एक पूरी कहानी है जो उन्होंने लोगों के सामने रखी है, और वो कहते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत गुंडा टैक्स लगा रही है। उन्होंने इन टैक्सेस को नाम दिया है गुंडा टैक्स। सो इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हमारे पास बहुत ही एलिजिबल गेस्ट मौजूद है। डॉक्टर शाहिदा वजारत नीड्स नो इंट्रोडक्शन, येट शी इज़ द डीन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, जो इस वक्त हमारी ओवरऑल सिचुएशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, इन लाइट ऑफ करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, इमरान खान साहब के बहुत वादे और दावे थे, बल्कि अभी मैं देख रही थी इसहाक डार साहब ने भी एक पेपर पूरा अपना जारी किया है, एक रिसर्च जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मिनी बजट और न जाने कौन कौन से टैक्सेस और न जाने कौन कौन सी चीज़ें इस हुकूमत ने लागू की हैं आम आवाम पर, जिससे हमारी इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, हुकूमत को शायद फ़ायदा हो रहा हो। ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त जो आप देख रही हैं, क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखकर? देखिए, एक चीज बहुत वाजे है और वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। ना हुकूमतें उनके लिए काम करती हैं, ना उनकी कोई अहमियत है, ना उनकी जिंदगी पे इन पॉलिसीज का क्या असर पड़ेगा उसकी कोई अहमियत है। और ये सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। मतलब जो भी हुकूमत होती है हम उस पर तनकीद करते हैं, बाद में जो अगली आती है वो उससे भी बदतर होती है। और अब तो मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो सारे पिछली हुकूमतों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आप देखिए कि ऐसा लगता है कि इमरान खान का एक पॉइंट एजेंडा है और वो है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे। जिन ताकतों ने उनको इस कुर्सी पे बैठाया है के अपने मफादात हैं, और वो ये है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी, और वो जब भी है वो समझते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर जाए। वो मैंने एक स्टडी की थी, उसमें मैंने 16 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखे थे इस हुकूमत को आए से जब 2 साल हुए थे। तो मैंने देखा था कि कौन से इंडिकेटर्स में बेहतरी आई है, और उसमें मैंने देखा कि सारे इंडिकेटर्स जो है उसमें बदतरी आई थी सिवाय 2 के। इमरान खान साहब की हुकूमत में जी, उनके पहले 2 साल में। अच्छा, ठीक है। एक तो टैक्स जीडीपी रेशियो बेहतर हुआ था, और दूसरा डेट सर्विसिंग जीडीपी रेशियो बेहतर हुआ था। तो उससे आपको ये पता चलता है कि हुकूमत का सिर्फ एक प्रीऑक्यूपेशन है कि वो टैक्सेस लगाए और उनको डेट सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल कर ले। पाकिस्तान के लोगों की कोई अहमियत नहीं है। आप देखिए कि इमरान खान पे इस वक्त इतने संगीन इल्जामात लगे हुए कि उन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए, और सिर्फ बाहर के मुल्कों से पैसे नहीं, हमारे जो बहुत बदतरीन दुश्मन हैं उनसे पैसे लेने का इल्जाम लगा हुआ है। और वो कोर्ट में बड़े रेंग के आहिस्ता आहिस्ता ये मसला आगे बढ़ रहा है, मगर बहुत ही स्लो स्पेस पे। अच्छा, मुझे जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कीजिए जी। मगर किसी हुकूमत पे जब इतने संगीन इल्जामात हो तो उसको स्ट्रेटेजिक फैसले नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसले कर रही है वो बिल्कुल ऐन उन मुल्कों के मफाद में है जिन्होंने उनको फंडिंग की है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो हम फंडिंग का केस, फॉरेन फंडिंग का केस आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, मगर उसके साथ साथ हम इमरान खान को पूरी आजादी दे रहे हैं कि वो जिन मुल्कों से उन्होंने पैसे लिए, कौन से मुल्क हैं डॉक्टर साहिबा, अगर हम क्लियर हो जाएं, स्पेसिफिक हो जाएं, कौन से मुल्क हैं? देखिए, और मुल्कों का भी है उसमें, मगर उसमें जो खास तौर पे फॉरेन फंडिंग पे नाम आते हैं वो इंडिया का और इजराइल का है। और इजराइल को तो हम रिकग्नाइज भी नहीं करते, मगर इजराइल जो है वो एक बहुत बड़ी, उनके जो जूइश लॉबी है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कैपिटल को कंट्रोल करती है। और वैसे भी हमारे उनसे
स्ट्रेटेजिक भी वो है क्योंकि हमने उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। और हिंदुस्तान का आप देखिए कि हमारे साथ कश्मीर का मसला है, और ये इमरान खान आके एग्जैक्टली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो वो लाए हैं वो कश्मीर को बिल्कुल हिंदुस्तान के टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो उसका मसला हल कर रहे हैं। और हम लोग, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी और हम सब उनको खुली छुट्टी दे रहे हैं तो वो ये करें। साथ साथ फेस सेविंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता ये केस भी आगे बढ़ रहा है फॉरेन फंडिंग का। तो डॉक्टर साहिबा, आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है कि फिर पाकिस्तान का कोई हाल नहीं है। मतलब आज जहां हम खड़े हैं, इमरान खान साहब कहते हैं मैं 3 महीने में महंगाई कंट्रोल कर लूंगा, फिर वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या ये हुकूमत कहती है कि जी अगर IMF ने कुछ रेगुलेशंस हम पे लागू भी किए हैं तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन उस पे आप ही की तरह के लर्नेड लोग और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो स्टेट बैंक की सूरत हाल है, उस पर रेगुलेशंस लगाई जा रही हैं, वो पाकिस्तानियों को लॉन्गर रन में बहुत हर्ट करेंगी। देखिए, मैंने इस पे बहुत से वीडियोस भी किए, मैंने बहुत से मजमून लिखे और मैंने बताया कि स्टेट बैंक की जो सो कॉल्ड ऑटोनॉमी है वो एक्चुअली ऑटोनॉमी नहीं है। वो हम स्टेट बैंक को बिल्कुल IMF के कंट्रोल में दे रहे हैं। और अगर आप IMF का वो देखें वोटिंग शेयर्स, तो 16% से ज्यादा वोटिंग शेयर्स अमेरिका के पास हैं। तो यानी कि IMF को बिल्कुल अमेरिका कंट्रोल करता है और अमेरिका के इस खित्ते में बहुत स्ट्रेटेजिक मफादात हैं। और हम ये कर रहे हैं कि इसमें एक शिक है स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी में कि आप हमारी पार्लियामेंट जो है वो स्टेट बैंक पे कोई कानून साजी नहीं कर सकती बगैर स्टेट बैंक की इजाजत लिए बगैर, और स्टेट बैंक इजाजत देगा IMF से इजाजत लेके। सही, वो सेक्शन 45 या 46 कुछ ऐसी है, ठीक है, उससे इजाजत लेके ऐसे पता चलता है स्टेट बैंक ऑटोनोमस होने नहीं जा रहा है। स्टेट बैंक IMF से इजाजत लेके पार्लियामेंट को देगा इजाजत कि हाँ आप कर सकते हैं कानून साजी। तो इससे ये पता चल रहा है कि स्टेट बैंक ऑटोनोमस होने नहीं जा रहा है, वो IMF के कंट्रोल में होने जा रहा है। फिर आप देखिए कि ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होंगे तो स्टेट बैंक उनकी गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं करेगी। गवर्नमेंट अब इसका स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देखिए दुनिया भर में जब भी किसी मुल्क को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, आजकल कोविड का सिलसिला है, इसकी वजह से बहुत सी कंपनीज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, मगर उसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को की मदद नहीं करेगी। उसकी वजह से ये होगा कि वो कोलैप्स कर जाएंगे और हम इनकी जगह फॉरेन बैंक्स ले लेंगे। और जब फॉरेन बैंक्स ले लेंगे तो आपके पास ऐसा कोई आपका बैंकिंग सेक्टर नहीं होगा जो आपके कोई स्ट्रेटेजिक जो आपके मफादात हैं उनको लेके चले। अगर आप CPEC है या अगर आप साउथ ट्रेड को फरोग देना चाहते हैं तो आपके कोई बैंक्स नहीं होगा। फॉरेन बैंक से अगर अप्लाई करेंगे तो उनका हेड ऑफिस मना कर देगा। फिर इसके साथ आप देखिए कि कहा जा रहा है कि कोई रोल ओवर डेट, अगर गवर्नमेंट डेट सर्विसिंग नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसको कमर्शियल बैंक से पैसे लेके, स्टेट बैंक से वो पैसे नहीं ले सकती, वो कमर्शियल बैंक से पैसे लेके डेट सर्विसिंग करेगी। तो गवर्नमेंट को बिल्कुल एक बहुत बुरे एक डेट, तो फिर स्टेट बैंक का रोल क्या रहा? जा रहा है। मैम एक बात बताइए, देखिए स्टेट बैंक के थ्रू ही मॉनेटरी पॉलिसी वर्क करती है, फिस्कल पॉलिसी वर्क करती है, जो पूरा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो स्टेट बैंक के थ्रू वर्क करता है। ये तो एक तरह से हुकूमत के हाथ से निकल कर स्टेट बैंक जो है IMF के कब्जे में आ गया। अब हुकूमत की तो कोई इजारादारी रही नहीं है, तो क्या हुकूमत किस तरह से फिर इकोनॉमी को रन करेगी? मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज की प्लानिंग, लॉन्गर रन में जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग्स होती हैं वो हुकूमत कैसे करेगी? और साथ ही मुझे बताइए कि क्या महंगाई का कोई तोड़ हासिल कर सकेगी मौजूदा हुकूमत? देखिए, इन्होंने फिस्कल और मॉनेटरी बोर्ड को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है कि उसका फिस्कल मॉनेटरी बोर्ड नहीं, उसको एबॉलिश कर दिया है। फिर आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि स्टेट बैंक के दो वो हैं ऑब्जेक्टिव्स अभी मौजूदा। वो कहते हैं एक तो ग्रोथ रेट और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ग्रोथ रेट का जहां तक ताल्लुक है, स्टेट बैंक ने कभी भी अपना ग्रोथ रेट का वो जो उनका मकसद है उसको कभी नहीं किया है, परसू नहीं किया है, मगर वो इन्फ्लेशन को परसू करते रहे। मगर आप देखिए कि इन्फ्लेशन को वो किस तरह परसू करते रहे। जब भी हम पाकिस्तान की हुकूमतें आती हैं, जमहूरी हुकूमतें खास तौर पे, और वो IMF के पास जाती हैं और कर्जे लेती हैं,
तो उन कर्जों के लेने में फिर वो उनसे कहते हैं कि आप डिवैल्यूएशन करें। जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी तेल और ये जो है कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ये सब महंगे हो जाते हैं डिवैल्यूएशन की वजह से, क्योंकि आप उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इन्फ्लेशन है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। मगर जो स्टेट बैंक रेमेडी अप्लाई करता है इन्फ्लेशन को डील करने के लिए, वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की है। वो कहते हैं लेंडिंग रेट बढ़ा दो। लेंडिंग रेट जब बढ़ाया जाता है जब आपका इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? आप ये सोचिए कि क्या इनके पास इतनी बड़ी आर्मी है पीएचडीज की, इनको इतना नहीं पता कि ये तो स्ट्रेटेजी जब इस्तेमाल करनी चाहिए जब आपका इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। हमारा इन्फ्लेशन डिमांड पुल नहीं है, हमारा कॉस्ट पुश है। ये ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों वो कर रहे हैं? मैं इस पे एक मजमून लिख रही हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जी। वो शेयर करने के साथ साथ आप ये भी बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि इस वक्त जो हमारी मौजूदा हुकूमत है और बल्कि हर जो भी हुकूमत इक़्तिदार में होती है, मैं हमेशा उनकी टीम को असेस करती हूँ और देखती हूँ कि उसमें कितने आपके अकाउंटेंट्स हैं, कितने इकोनॉमिस्ट हैं। मौजूदा जो इमरान खान साहब की टीम है उसमें आपने जैसे खुद भी फरमाया कि पता नहीं कितने पीएचडीज हैं ऐसे लगता है। तो क्या इनकी टीम में जब आप इनको असेस करती हैं, हाई लेवल मीटिंग्स में बैठती हैं, आपको लगता है कि इनकी टीम में वो लोग मौजूद हैं जो इकोनॉमी को सही तरीके से समझते हैं या इकोनॉमिक फैसले बेहतर तरीके से कर सकते हैं? देखिए, आजकल जो दुनिया का मॉडल है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का मॉडल है। हर चीज को पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। एक्सक्यूज मी, अगर आप मौजूदा हमारी काबीना को देखिए तो उसमें सारे जो लोग हैं वो अमेरिका और बरतानिया के शहरी हैं। और उनकी बरतानिया और अमेरिका के पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत मखसूस मफादात हैं। वो अमेरिका हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और उनके शहरियों को हमने अपनी काबीना में ले आए हैं। और सारे स्ट्रेटेजिक जो पोजीशंस हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी है उस पर एक अमेरिका का शहरी बैठा हुआ है और उसके वो एक ऐसे इदारे के लिए काम करता है जो अमेरिका का बहुत स्ट्रेटेजिक इदारा है। फिर आप देखिए बाकी जो लोग हैं वो अमेरिका और बरतानिया के शहरी हैं। बरतानिया भी इस वक्त बहुत रोल अदा कर रहा है इमरान खान को प्रॉप अप करने में और उनको इख्तिदार में रहने में और उनको लाने में। तो हम लोग जो है हम लोग हमारे पाकिस्तान के कोई शहरी नहीं है। पीएचडीज को तो छोड़ दीजिए, ये देखिए कोई कॉम्पिटेंट लोग हो जो पाकिस्तानी शहरी हो, जिनके मफाद पाकिस्तान से वाबस्ता हो, जिनको पाकिस्तान में रहना और मरना हो, वो है ही नहीं काबीना में। वो काबीना में नहीं है। अच्छा, ये महंगाई आपको क्या लगता है वैसे एक आम आदमी के लिए जो व्यूवर इस वक्त हमें देख रहा है, कुछ बेहतरी होगी महंगाई में? कुछ बेहतरी होगी हमारी एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में? नौकरियां जनरेट हो सकेंगी? देखिए, अगर आज पता चला है कि आज ये जो फाइनेंस बिल है ये सेनेट में पेश हो रहा है और अगर सेनेट में मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि हमारे सेनेट में कुछ ऐसे मुहिब्बे वतन लोग हैं जो शायद इसको रोकने की कोशिश करें। अगर उन्होंने कुछ अपना रोल अदा किया तो बेहतरी कुछ आप तवक्का कर सकते हैं। मगर अगर गवर्नमेंट प्रीडोमिनेट कर गई फिर तो मुझे कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। आप देखिए गरीब लोगों के इतने बद से बदतरीन हाल हो रहे हैं। तो गरीब लोगों के पास खाने के पैसा नहीं है और उन पे आप और टैक्सेस लगा रहे हैं, आप पेट्रोल को और बिजली को। क्या ये टैक्सेस लगाए बगैर हुकूमत नहीं चल सकती? जो मिनी बजट आया है आपके ख्याल में और जो टैक्सेस लोगों के लिए लगाए गए हैं, अगर ये टैक्सेस आम आदमी पे ना लगाए जाएं तो क्या हुकूमत नहीं चल सकती? ये खर्चे हुकूमत के पूरे नहीं हो सकते? मुल्क नहीं चलाया जा सकता? देखिए, मैंने एक बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव दिया है और मैं बहुत साल से ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ। मैंने पहली दफा ये ऑल्टरनेटिव अक्टूबर 2000 में फॉर्मुलेट किया था। उसके बाद जब भी नया साल आता था नए डेटा के साथ मैं इस ऑल्टरनेटिव को मुख्तलिफ हुकूमतों को देती थी कि आईएमएफ से बहुत बेहतर मेरे पास एक सोल्यूशन है। फिर मैंने अप्रैल 2001 में ये मॉडल दिया, फिर मैंने बतदरीज देती गई। 2017 में जब ये हुकूमत आने वाली थी इख्तिदार में
तो मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी को इनवाइट किया इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, और मैंने एक कॉन्फ्रेंस की और मैंने उनको बताया कि बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, ताकि मुझे पता था ये लोग इख्तिदार में आने वाले। तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा मैं अकल होश सिखा दूं ताकि ये IMF के पास ना जाएं। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में बेहतर सॉल्यूशंस होने के बावजूद हुकूमतें IMF के पास इसलिए जाती हैं क्योंकि अमेरिका ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना है, ना सियासी तौर पे ना इक्तिसादी तौर पे। तो इसलिए वो हमें IMF के पास ले जाते हैं अच्छी तरह हमारी फेंटी मारने के लिए हमें, इसलिए नहीं कि कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेरे पास बहुत बेहतर ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, लेकिन उसको यूज नहीं किया गया ऑल्टरनेटिव्स को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। कोई हुकूमतें कोई तवज्जो नहीं देती हैं और मैंने वेलकम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पता है कि जब हम आपसे बात करते हैं तो एक गहरा समंदर है नॉलेज का और आपकी असेसमेंट का, आपकी रीडिंग्स का, आपकी लर्निंग का, जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए मौजूदा हुकूमत को भी या जो बरसर इक़्तिदार हो। ऑब्वियसली ये तमाम लोग अपनी ज़िंदगियाँ स्पेंड कर चुके हैं इस काम में और आपको इसकी निटी-ग्रिटी का अंदाज़ा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर दिस सेशन। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत और इनके जैसे कुछ और भी प्रैक्टिशनर्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि जब काबीना बनाई जाती है, जब एडवाइज़र्स रखे जाते हैं तो वो PR पर रखे जाते हैं, PR के बेसिस पर रखे जाते हैं। मेरी आपसे दोस्ती है, आपकी किसी से रिश्तेदारी है, उसकी किसी से दोस्ती है, इस बेसिस पे भर्तियां होती हैं। इस तब्दीली की गवर्नमेंट में भी, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरिट पे लोग रखे जाएंगे, ये तमाम लोग जिनके पास सॉल्यूशंस हैं, ये तमाम लोग जो एक अच्छा नज़रिया पेश कर सकते हैं, ये तमाम लोग जो आपको स्याह और सफ़ेद में डिफरेंस बता सकते हैं, न सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपकी कौम को बता सकते हैं, ये हमें कहीं भी एडवाइज़र्स की सूरत में या किसी पैनल की सूरत में या किसी कमीशन की सूरत में या कहीं भी हमें नज़र नहीं आते। ये इंडिविजुअली पाकिस्तान में काम करते हैं और फिर दुनिया से चले जाते हैं या मुल्क से चले जाते हैं। सो दिस इज़ हाई टाइम कि जब हम कोई अपना फ्रेमवर्क बना रहे हों तो होश के नाखून लें और उन लोगों को रखें जिन्होंने ज़िंदगियां गुजार दी हैं एक सब्जेक्ट के पीछे, उसे पढ़ते हुए, उसे देखते हुए, उस पर तजर्बा करते हुए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, क्योंकि इस हुकूमत को और हम सबको इस वक्त दुआओं की ही अशद ज़रूरत है, क्योंकि दवा तो बहुत महंगी है और मिल भी नहीं रही है। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।